अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सेकंड ईयर अकाउंटिंग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर सेक्शन ए जो है वो अपलोड कर दिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करेंगे। इससे पहले जो आपका पैटर्न था उसमें सेक्शन बी के होते थे 50 मार्क्स और उसके लिए आपको 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन अब जो चेंज हुआ है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 5 में से, और आपके एक क्वेश्चन के होंगे 30 मार्क्स, और टोटल सेक्शन बी और सेक्शन सी के मिलाकर होंगे 50 मार्क्स। इससे पहले होते थे दोनों के मिलाकर 80 मार्क्स। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी के अंदर। पहला जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ मॉडल पेपर में आया है वो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न के लिए उसका है, यानी कि जिसमें आपके पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दी होती हैं और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट बनानी होती है। तो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग आर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हानिया वेलफेयर ट्रस्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, सब्सक्रिप्शन फीस है, अदर रेवेन्यूज़ है, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज़ है पेमेंट्स में, रिपेयर्स है, अदर एक्सपेंसेस है और फर्नीचर है। एडजस्टमेंट डेटा एट दिसंबर 31 को आपके पास गिवन है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल है, आपको पता है इनकम की फिक्स एंट्री बनेगी। अक्रूड यूटिलिटीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस की फिक्स एंट्री बनेगी। प्रीपेड सैलरीज हैं, ऊपर पेमेंट थी, यहाँ पर कुछ हिस्सा सैलरीज का बच चुका है तो इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया। डेप्रिसिएशन ये भी आपको पता है कि फिक्स एंट्री है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020 के बनाकर दिखाने हैं। तो आंसर आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे हानिया वेलफेयर ट्रस्ट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2020। एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, एक्सपेंडिचर में आपके पास सैलरीज एक्सपेंस था, सैलरीज एक्सपेंस पहले से 36,000 और उसमें से 2,800 का प्रीपेड हो गया तो एक्चुअल सैलरीज 33,200। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ पहले जो थी वो 11,200 और मज़ीद 1,400 से इंक्रीज़ हुई तो एक्चुअल आ गई इस साल की 12,600। रेंट रिपेयर एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आया 3,000। अदर एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आया 29,600। डेप्रिसिएशन आपने कंप्यूट किया 3,000। तो टोटल आपके पास इस साल के एक्सपेंडिचर्स कितने आ गए 81,400। और सब्सक्रिप्शन इनकम्स के अंदर बात करें तो सब्सक्रिप्शन 89 पहले से थी, 4,600 की अक्रूड थी। इनकम तो इसी साल की थी, आपने ऐड की, टोटल 93,600 हो गई। अदर रेवेन्यूज़ आपके 16,400 के थे, आपने जब टोटल किया तो आपकी इनकम साइड ज़्यादा थी, यानी कि जब आपने प्लस करवाया तो 1,10,000 आपकी इनकम और प्लस करवाया तो आपके एक्सपेंडिचर कितने थे 81,400। तो इनकम बड़ी है, दोनों साइड लिख दिया, माइनस करवाया तो आपके पास 28,600 का सरप्लस आ गया एक्सपेंडिचर्स की तरफ। और नीचे रफली वर्किंग में मैंने आपके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाकर छोड़ी हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एडजस्टिंग एंट्री सब्सक्रिप्शन की फ़िक्स बनेगी, यूटिलिटीज़ की एक्सपेंस के हिसाब से फ़िक्स बनेगी। प्रीपेड के अंदर रूल अप्लाई होगा कि ऊपर एक्सपेंस हो नीचे प्रीपेड हो तो क्या रिकॉर्डिंग होगी, और डेप्रिसिएशन तो फिक्स है। उसी के बाद जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर आया है वो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर से आया है, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको कह रहे हैं सलमान और कामरान दोनों इक्वल पार्टनर हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन किस किस हिसाब से आ सकता है, इक्वल पार्टनर, एवरेज कैपिटल से भी आ सकता है, रेशोज गिवन हो सकते हैं। विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, it is decided that partner will receive interest at 15% per annum on their capital। अपने कैपिटल पर 15% सालाना वो इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे और मंथली जो सैलरी उनको मिलेगी पहले पार्टनर को 2,500 और दूसरे पार्टनर को 2,000। तो इसका मतलब अगर पूरे साल में है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर मंथ, क्योंकि दे रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि कामरान हु मैनेजेस द बिजनेस, जो कि बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कमीशन रिसीव करेगा 6,000 रुपये का। इस साल जो इनको नेट इनकम हुई है वो कितने की हुई है, साल के आखिर में 75,000 की, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इक्वल पार्टनर बोला है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो हमारा रूल क्या होता है कि फिर भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में क्या है, प्रिपेयर एन इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन समरी।
तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम नहीं है तो आपने डॉट डाल दिया या दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लें। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। पैटर्न आपका समरी का क्या होता है? पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नेम सलमान एंड कामरान, टोटल का कॉलम और बैलेंस जो जो बचता जाएगा। सबसे पहले आपने कैपिटल बैलेंसेज लिखने 120 एंड 80, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। उसके बाद नेट इनकम या नेट लॉस होती है, उसको आप बैलेंस में लिखते हैं कि ईयर एंड में आपके पास बैलेंस कितने का है? 75,000 का। अब इसमें से जो जो पार्टनर्स को आप देना चाहते हैं वो क्या है? 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,20,000 रुपये का जो 15% है वो 18,000 होगा। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर कामरान था, उसका कैपिटल 80,000 था, 80,000 का 15% जो होगा वो 12,000 होगा। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट 30,000 हो गया। अब 75,000 इनकम थी, उसमें से 30,000 इंटरेस्ट माइनस किया तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस 45 रह गया। उसके बाद आपने पर मंथ सैलरी कामरान को 2,500 और सलमान को 2,500 और कामरान को 2,000 देनी थी। मल्टीप्लाई दोनों का किया 12-12 से, तो सलमान की सैलरी 30 और कामरान की सैलरी 24 आई, टोटल किया तो 54। तो 45,000 आपके पास बैलेंस था, 54 का आपका एक्सपेंस हो गया, तो आपके पास नेगेटिव बैलेंस 9,000 हो गया। उसके बाद जो कामरान है उसको आपने कमीशन दिया 6,000 रुपये का, उसको तो फ़ायदा हुआ कमीशन के तौर पर, लेकिन बिजनेस की तरफ देखें तो उसका 9,000 लॉस था, 6 मजीद हो गया, तो 15,000 से बिजनेस लॉस में चला गया। अब ये जो लॉस आया है इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है कि ये दोनों पार्टनर्स क्या हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 15,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7,500, 7,500 टोटल किया तो 15,000 हो गया। यहाँ से ये पूरा बैलेंस खत्म हो गया। अब जब हमने इसको टोटल किया, टोटल उन्हीं चीज़ों का होगा जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कैपिटल या इनकम के पार्ट को नहीं लिया जाएगा। 18,000 और 30,000 और उसमें से आपने माइनस किया क्या? 7,500। पहले पार्टनर का बैलेंस 40,500, दूसरे का 12 + 24 + 6 और माइनस किया 7,500, तो आपके पास इसका बैलेंस आ गया 34,500। इन दोनों को आपने प्लस करना होता है, तो वही आंसर आएगा जो कि आपकी नेट इनकम होती है, यानी कि 75,000। और इसको आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं 30, 54, 6,000 और -15,000। तो ये सॉल्यूशन भी आपका आ गया। इसमें अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो पार्टनरशिप एडमिशन का दिया गया है। कह रहे हैं कि अजमत एंड रऊफ आर पार्टनर हैविंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000, यानी कि दोनों का कैपिटल मिलाकर 80,000 है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, यानी कि कॉमन जीरो लेकर मैं अगर कट कर दूं तो इनका रेशियो बनता है 5:3, यानी कि टोटल 8 हिस्से होंगे, 5 अजमत के, 3 रऊफ के। ऑन March 1 को क्या हुआ? दे एडमिट मसूद, मसूद को एडमिट करना चाह रहे हैं, यानी कि तीसरा पार्टनर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीमेंट में बहुत सारी चेंजिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। और गिव हिम अ 1/4 शेयर, उसको 1/4 हिस्सा भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब आपसे मेथड क्या मांग रहा है? रिक्वायर्ड में कंप्यूटेशन एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड मसूद एडमिशन अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। दोनों केसेस में आपने कंप्यूटेशन भी करनी है और उनकी एंट्रीज भी बनानी। अब आपको जो चीज़ें दे रहा है, मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है, क्योंकि जो वर्डिंग उसने यूज़ की है उससे आप फ़ौरन से मेथड पिक कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? मसूद इन्वेस्ट ₹40,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है उससे वो क्रेडिटेड कर रहे हैं। तो क्रेडिटेड का वर्ड जहाँ भी आएगा तो वो गुडविल का मेथड होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि गुडविल उसको हो रही है या ओल्ड पार्टनर्स को हो रही है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि मसूद इन्वेस्ट ₹20,000, ठीक है जी। द टोटल कैपिटल इज टू बी इंक्रीज बाय मसूद इन्वेस्टमेंट। जो टोटल कैपिटल है बिजनेस का वो मसूद की इन्वेस्टमेंट से बढ़ गया। जब टोटल कैपिटल इंक्रीज का वर्ड आ जाता है तो बोनस मेथड होता है। अब बस हमने ये देखना है कि बोनस होगा किसको। तो सॉल्यूशन 1 में जो केस 1 है उसमें गुडविल टू ओल्ड पार्टनर है। अब वो कैसे हुई देखें। फॉर 1/4 इंटरेस्ट मसूद की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 40,000, यानी कि 40,000 रुपये वो लेकर आ रहा है पहले केस के अंदर। अच्छा, देयर फॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया? 40 को मल्टीप्लाई किया 4 से,
ठीक है नहीं, 1/4 है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप फॉर्मेशन में पढ़ते हो कि रेशियो को रिवर्स कर देते हैं। बेसिकली यहाँ 4 के नीचे क्या है, 1 है। रेशियो को रिवर्स के टोटल निकालने के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इसके रेशियो के हिसाब से क्या बनता है, 160। अच्छा, जो 3/4 रेशियो है, यानी कि 1/4 इसका है, बाकी 3 हिस्से किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के हैं। उनके हिसाब से जो कैपिटल बनता है उनका, वो कितना बनता है, 120 बनता है। ठीक है जी। तो उस 120 में से आप ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है मसूद के एडमिशन से पहले का, यानी कि 50 + 30 = 80, वो माइनस करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसूद के एडमिशन से पहले उनका कैपिटल 80 था, लेकिन मसूद एडमिट हुआ, उसने इन्वेस्टमेंट की, तो 40,000 रुपये से इनको क्या हो गई, गुडविल हो गई ओल्ड पार्टनर्स को, यानी कि इनका फ़ायदा हो गया। तो अब इसकी एंट्रीज आप किस तरीके से बनाएंगे, जर्नल पार्टनरशिप, डेट पर्टिकुलर, पीआर का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मसूद आएगा, कैश लेकर आया, कैश डेबिट, और उसका कैपिटल हो गया क्रेडिट अपनी अमाउंट से 40,000 से। गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, वो इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा 5 और 3 के रेशो में। 25,000 से अजमत का कैपिटल बढ़ गया और 15,000 से रऊफ का कैपिटल बढ़ गया। इसी तरीके से केस 2 की तरफ चलें तो कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, बोनस का केस है क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो किस तरीके से, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था, 50 और 30 = 80। मसूद की इन्वेस्टमेंट आपने ऐड की 20,000, तो आपके पास कितना टोटल कैपिटल आ गया फर्म का, 1 लाख आ गया। ओके। फॉर 1/4 इंटरेस्ट, मसूद का कैपिटल कितना है 1 लाख में से, 1/4 में से 1/4 का रेशियो लगाकर आपने 1 लाख में से जब कैपिटल निकाला, तो मसूद का कैपिटल कितना आ गया, 25,000। इन्वेस्टमेंट तो वो कितनी कर रहा है, 20 कर रहा है, उसका कैपिटल कितना आ रहा है, 25। इसका मतलब क्या हुआ कि मसूद की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है और उसका कैपिटल ज़्यादा है। इसका मतलब यही हुआ कि बोनस उसको है। वट इफ़ अगर उसका कैपिटल कम होता और इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा लेकर आता, तो बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स होता। तो अब यहाँ पर जब हम एंट्री बनाएंगे तो कंबाइन एंट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैश लेकर आया 20,000 डेबिट हो गया, उसका कैपिटल क्रेडिट हो गया क्योंकि अभी पीछे निकाला, कैपिटल 25,000 से उसका क्रेडिट होगा, और उसको जो 5,000 का बोनस देगा वो कौन देगा, बाकी के पार्टनर्स देंगे। जब बाकी के पार्टनर बोनस देंगे तो उनका अपना कैपिटल कम हो जाएगा, और वो किस रेशो से देंगे, अपने ओरिजिनल रेशो यानी कि 5:3 के रेशो से देंगे। तो यहाँ पर आपका पार्टनरशिप एडमिशन का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आपके पार्टनरशिप के चैप्टर से आ चुका है। आपके पार्टनरशिप के चैप्टर के जो टॉपिक है, 5 चैप्टर हैं उसमें, फॉर्मेशन, लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट और एडमिशन। तो देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडेशन और एडमिशन आ चुका है, रिटायरमेंट और फॉर्मेशन चेक नहीं किया। ये मत समझिएगा कि जो मॉडल पेपर आया वही आएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है। ये भी हो सकता है कि फॉर्मेशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनकर आ जाए। उसके बाद लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन की बात करें तो वो कह रहे हैं द पार्टनर हु ऑन द क्विक कंपनी हैव एग्रीड टू लिक्विडेट द पार्टनरशिप, अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लिक्विडेट करना चाहते हैं। बिजनेस सही नहीं चल रहा होगा। आप बैलेंस शीट एज एट March 31, 2021 इज शॉन हेयर, वो शो की हुई है। पार्टनर का जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, कुछ भी चीज़ होगी, वो बराबर बांटेंगे। बैलेंस शीट में क्या कह रहा है, एसेट में, कि आपके पास कैश है 20,000 का, अदर एसेट का पता नहीं है, और टोटल एसेट जो है वो 4 लाख के हैं। कोई बात नहीं, हम अदर एसेट अभी निकाल के दिखा देंगे आपको। अकाउंट पेबल 1,60,000, ए का कैपिटल 120, बी का कैपिटल 80 और सी का कैपिटल 40,000। तो टोटल आपके पास इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज कितनी आ गई, 4 लाख की आ गई। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करो कि जो अदर एसेट हैं वो 3,20,000 रुपये के सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक अदर एसेट की ओरिजिनल वैल्यू मालूम नहीं है, तो अभी उसको हम मालूम कर लेंगे। अच्छा, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार अकाउंट पेबल के हवाले से तो कोई बात बोली नहीं, इसका क्या करेंगे। अगर इसके हवाले से कोई बात नहीं बोली तो इसका मतलब यही है कि इसको भी पे ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि लाइबिलिटी है, बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का पे ऑफ करना लाजमी है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है
कि टोटल एसेट कैसे आता है, ये इक्वेशन बना दी, आप इसको किसी भी तरीके से फॉर्मूला तोड़ सकते हैं। टोटल एसेट कैसे आया कि कैश के अंदर अदर एसेट प्लस किए होंगे तभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एसेट आपके पास 4 लाख था, इज इक्वल टू कैश 20 था, अदर एसेट मालूम नहीं था। तो हम अदर एसेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कैश को दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस का था वहां जाकर माइनस हो गया। 4 लाख में से 20,000 माइनस किए तो अदर एसेट की वैल्यूज कितनी आ गई, 3,80,000। तो अब ये 3,80,000 का जो एसेट है वो उसने बोला कि अज्यूम करो 320 का सोल्ड आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि 60,000 का हमें लॉस हो गया होगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज आप बना लेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि एसेट को बेचने की एंट्रीज बनती हैं, स्टेप बाय स्टेप लिक्विडेशन के अंदर काम होता है। तो आपने 3,80,000 रुपये का एसेट 320 का बेचा, 320 का कैश आ गया, 380 का एसेट चला गया, एसेट कम हो गया क्रेडिट, और लॉस हो गया, लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, 60,000 से डेबिट हो गया। टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट। उसके बाद लाइबिलिटी थी अकाउंट पेबल पे ऑफ की, लाइबिलिटी पे ऑफ की तो लाइबिलिटी कम होकर डेबिट हो गई और कैश आपका क्रेडिट हो गया। उसके बाद जो आपके पास लॉस है उस लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उन्होंने बोला कि इक्वली करेंगे। 60,000 को जब आप 3 हिस्सों में बराबर बांटेंगे तो ए के पास भी 20,000 का लॉस, 20,000 का लॉस बी के पास, और 20,000 का लॉस सी के पास, तीनों के पास 20,000 रुपये का लॉस। और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो डेबिट हुआ था वो अकाउंट अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। उसके बाद आप फाइनल सेटलमेंट करेंगे, और आपने ये भी देख लिया कि पार्टनर्स के कैपिटल लॉस से ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पर डेफिशिएंसी यानी कि सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट वाला केस टेस्ट नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब ये पार्टनर्स जाने लगेंगे उनको फाइनल कैश मिलेगा रिमेनिंग। तो ए का कैपिटल कितना था 120, उसमें से 20,000 लॉस माइनस किया तो उसका फाइनल जो उसको मिलना चाहिए वो 1 लाख मिलना चाहिए। बी का कैपिटल 80,000 था, 20 लॉस माइनस किया तो उसको कितना मिलना चाहिए 60,000। उसके बाद सी का कैपिटल कितने 40, 20 माइनस किया लॉस तो उसको कितना कैश मिलना चाहिए 20,000। टोटल मिलाकर 1,80,000 इन तीनों का कैपिटल हो रहा है, और आपके पास लास्ट में कैश भी इनके कैपिटल के इक्वल ही होना चाहिए। 20,000 कैश आपके पास पहले से था, 320 आपके पास आया एसेट की वजह से तो 340 हो गया, और उसमें से आपने लाइबिलिटीज का माइनस करवाया तो आपके पास आंसर कितना आया 180। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनी इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का। कह रहे हैं कि आसिफ कंपनी लिमिटेड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्या ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट कर रहे हैं और कौन सा केस उसने टेस्ट किया है। कह रहे हैं कि ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं 40,000 शेयर्स 10 रुपये का एक। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर, जितनी ऑफर की उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंडर राइटर का केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन हुई है आपके शेयर्स के अंदर। एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अंडर राइटर सब्सक्राइब करेंगे रिमेनिंग यानी कि जो बैलेंस रह जाएगा शेयर्स का, और उसके बाद द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, जो पब्लिक की तरफ से पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो अंडर राइटर लेकर जाएंगे वहाँ से पैसा आएगा उसको क्या कर देंगे आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है कंसिडरेशन की, आपने लैंड परचेज की 1,80,000 रुपये की, और उसके बदले में उसकी कंसिडरेशन में क्या वैल्यू अदा की आपने, इशूड शेयर्स, आपने शेयर इशू किए जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 12। अब आपको यहाँ पर ये नहीं मालूम कि शेयर बेसिकली इशू कितने की है, तो वो मैं आपको आगे कंप्यूटेशन में बताऊंगा। इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोमोटर द कंपनी इशूड 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each share has a market value of rupees 12.50। यानी कि जो प्रोमोटर्स हैं, जो कंपनी को बनाने वाले लोग हैं, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में आप 8,000 शेयर 10 रुपये वाले इशू कर रहे हो, लेकिन उन शेयर्स की मार्केट में वैल्यू कितनी है 12.5 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो असल काम चलेगा वो 12.5 के हिसाब से ही चलेगा, प्रीमियम के हिसाब से। लास्ट फोर्थ केस जो आपके पास टेस्ट किया हुआ है वो डिवेंचर यानी कि बॉन्ड्स का किया हुआ है। तो आपको कह रहे हैं कि आपने रिसीव किए हैं 1,90,000 रुपीज़ अगेंस्ट इशुएंस ऑफ 2,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट ₹110 ईच।
अब आपने 1,90,000 रुपीज रिसीव किए, ये नहीं बताया उसने कि आपने बेसिकली डिबेंचर इशू कितने का किए, तो वो हमें वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये 1,90,000 आपको मिले किसके बदले में? 2,000 डिबेंचर आपने इशू किए हैं। वो डिबेंचर जो था वो उसके ऊपर हर साल 12% का इंटरेस्ट लगेगा। उस डिबेंचर की अपनी जो पार वैल्यू थी वो 100 थी, ठीक है जी। और उसको 5 साल के बाद जो रिडीम किया जाएगा, वापस किया जाएगा, वो कितने पे किया जाएगा? 1,10,000 पे। यानी कि जो कंपनी है वो बेच तो रही है, लेकिन जब वापस लेगी वो 110 की लेगी। प्रीमियम भी है, जब लौट रहा है आपका डिबेंचर उस पे 10 रुपए का प्रीमियम भी है, लेकिन जब आप पैसे देकर वापस खरीदोगे तो आपको लॉस भी है। तो आपको कह रहे हैं रिक्वायर्ड में रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो ये आपके सामने एंट्रीज मौजूद हैं पहले केस की। सबसे पहले आपके पास क्या था कि 40 में से 30 आ गई आपके पास एप्लीकेशन, तो 30 का पैसा आपके पास आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3 लाख। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन आपके पास हो जाएंगी क्रेडिट, और जितना पैसा आया उसी को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल अकाउंट है, उसको आपने क्रेडिट किया था, जब आप क्लोज करेंगे तो डेबिट आ जाएगा, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा 3 लाख से। और इसके तीसरे पार्ट में क्या होगा कि जो रिमेनिंग शेयर्स हैं 10,000, वो किसको चले जाएंगे? अंडर राइटर्स को। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख का पैसा किसके पास से आ जाएगा? अंडर राइटर्स के पास से आ जाएगा, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल 1 लाख और 3 लाख आपका 4 लाख से कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब आ जाए लैंड वाली बात पे। लैंड आपने खरीदी, लैंड एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। 1,80,000 से उसने ये बोला था कि आपने 12 रुपए वाले शेयर्स इशू किए, कितने किए नहीं पता। तो आप सिंपल सी बात है, किस तरीके से करेंगे कि 1,80,000 शेयर से 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000। 15,000 आपने शेयर्स इशू किए, आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल का रूल होता है कि हमेशा पार वैल्यू से ही वो रिकॉर्डिंग होगी। तो बाकी जो 2 रुपये बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो प्रीमियम के अंदर जाएंगे। यानी कि 15,000 पर आपको 2 रुपये का प्रीमियम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में आपने डाले 1,50,000, और प्रीमियम अकाउंट में आपके पास जाएंगे 30,000। तो टोटल आपके पास आ गया 180 टू रिकॉर्ड परचेज लैंड बाय इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। इसी तरीके से प्रोमोटर्स को आपने 8,000 शेयर्स इशू किए उनकी सर्विस के बदले में 12.5 रुपए के। तो उनकी सर्विसेज के हिसाब से उनके पैसे कितने बनते हैं? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12.50, 1 लाख बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से शेयर कैपिटल के लिए, बाकी 2.5 रुपये जाएंगे प्रीमियम में। तो कैपिटल में गया 80,000 और प्रीमियम में गया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 20,000। तो ये टोटल हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है जी। टू रिकॉर्ड इशू शेयर टू प्रमोटर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर आपने इशू किया। अब आ जाते हैं डिवेंचर वाला केस, वो था स्टॉक वाला केस। डिवेंचर में क्या हुआ? 190 रिसीव किए थे, ये नहीं पता कि वो 190 जो रिसीव किए वो 2000 जो डिवेंचर इशू किए हैं 100 वाले, वो किए कितने में? तो वेरी सिंपल, 1,90,000 रुपीज़ आपने रिसीव किए हैं, कितने शेयर्स के बदले में? 2 लाख। उससे डिवाइड करवा लें तो आपके पास आंसर आ गया 95। यानी कि 100 वाला डिवेंचर आपने 95 का इशू किया, तो 5 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट जो होता है वो कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल लॉस हमेशा डेबिट जाता है। 95,000 के हिसाब से 2,000 जब शेयर आपने इशू किए तो मल्टीप्लाई करके देख लें, वही आंसर आपके पास आ जाएगा 1,90,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 95 का इशू किया तो 5 का डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, कैपिटल लॉस है, लॉस आपके पास एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। 2,000 शेयर पर डिस्काउंट 5 रुपये का, 2 5 10 हो गया। ठीक है जी। और क्रेडिट ये क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर पेबल, 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100 से हमेशा। जैसे कि शेयर कैपिटल में पार वैल्यू से हमेशा क्रेडिट होता है, इसी तरीके से डिबेंचर पेबल भी अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होगा 2 लाख से। तो 190 और 10 तो हो गया, और 2 लाख, और ये डिवेंचर पेबल हो गया 2 लाख से क्रेडिट। यहाँ तक की बात है इशू की। अब जब डिवेंचर वापस आ रहा है तो वो असल में था 100 रुपये का। ठीक है जी, असल में था 100 रुपये का, और ये आपने इशू किया था 95 रुपीज़ का।
जब आपने 95 रुपीज़ का इशू किया तो आपको नुकसान हुआ, ठीक है जी। और वापस आ रहा है तो 110 का आ रहा है, यानी कि आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लॉस हो रहा है रिडेम्पशन के ऊपर, वापसी पर, जो आप उससे वापस ले रहे हो, ठीक है जी। और उसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो कितना है आपके पास, 20,000 रुपीज़ का है, यानी कि फ़ायदा भी हो रहा है वापस आने में 10 रुपये का, और जो कॉस्ट बेयर कर रहे हो उसमें आपको लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ तक आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी पहले वाले पैटर्न में आपका 30 मार्क्स का होता था। उसमें आपके पास 3 पार्ट होते थे ए बी सी करके, जिसमें से 2 पार्ट करने होते थे, एक पार्ट 15 मार्क्स का था। अब यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट आएंगे, 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, और आपको सिर्फ एक पार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मॉडल पेपर में आपको पहले पार्ट में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और कंप्लीट क्वेश्चन है। सना लिमिटेड परचेज कर रही है मशीन 30 अप्रैल 2019 को, जिसकी कॉस्ट है 3,25,000 विद एस्टिमेटेड लाइफ, उसकी जो अंदाजन लाइफ है वो 10 साल की है। स्क्रैप वैल्यू 25,000 की, यानी कि इस्तेमाल के बाद 25,000 रुपये की आपका अंदाज़ा है कि बिक जाएगी। द मशीन हैड अ वर्किंग लाइफ, उसकी जो वर्किंग लाइफ है हार्स के अंदर वो 50,000 है, और यूनिट्स के अंदर 1,50,000 है। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर जो है वो दिसंबर 31 को ख़त्म हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2019 को मशीन ने 4,000 घंटे काम किया और प्रोड्यूस किए 20,000 यूनिट, और ड्यूरिंग द ईयर 2020 उसने 6,000 घंटे काम किया और यूनिट प्रोड्यूस किए 16,000। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दिसंबर 31 2019 अंडर द फॉलोइंग मेथड, यानी कि तीनों मेथड से आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, वर्किंग हार मेथड, और यूनिट प्रोडक्शन मेथड, जिसको आउटपुट प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं कि एडजस्टिंग एंट्री बनाओ 2019 की स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर, क्लोजिंग एंट्री बनाओ 2020 की वर्किंग हार मेथड के अंडर। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कंप्यूटेशन करनी है डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड से। फॉर्मूला आप इसका अच्छे तरीके से जानते हैं, साल के आखिर तक आपको याद हो जाता है। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर। सेल्वेज वैल्यू की जगह स्क्रैप वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, जंक वैल्यू भी आ सकता है। कॉस्ट 325 माइनस 25,000 सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 10, तो सालाना डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, 30,000 रुपये का आ गया, यानी कि सालाना अंदाज़ा है कि आपकी मशीन, आपका एसेट 30,000 रुपये से डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब जब आप 2019 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपने मशीन खरीदी थी 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को जब आपने मशीन खरीदी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल तक के मंथ काउंट नहीं होंगे डेप्रिसिएशन में, मई टू दिसंबर आपके पास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 30 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 महीने इस साल यूज़ की गई है मशीन 12 में से, तो आपका इस साल का डेप्रिसिएशन 30 नहीं बल्कि 20 बनेगा। और उसके बाद 2020 के अंदर जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो पूरा साल इस्तेमाल हुई, तो पूरा साल इस्तेमाल हुई तो आपका डेप्रिसिएशन 30,000 ही आया। उसके बाद वर्किंग आवर मेथड का फॉर्मूला भी सेम उसी जैसा होता है, बस छोटी सी चीज़ चेंज करनी है, पर हार कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स की जगह हार्स आ जाएगा। 325 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 50,000 हार्स, तो पर हार 1 घंटा मशीन चलेगी तो 6 रुपये से डेप्रिशिएट हो जाएगी। 2019 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2019 में आपकी मशीन चली 4,000 घंटे, 4,000 को मल्टीप्लाई किए 6 से, तो इसका डेप्रिसिएशन आया 24,000। 2020 का डेप्रिसिएशन निकाला तो उसमें 6,000 घंटे मशीन चली है, 6 से मल्टीप्लाई किया 6,6,000, 36,000 का डेप्रिसिएशन आपका इस साल का आ गया। वर्किंग हार मेथड में और यूनिट प्रोडक्शन मेथड में आपका डेट का, मंथ का कोई काम नहीं होता है। उसके बाद आपके पास यूनिट प्रोडक्शन मेथड है, सेम फार्मूला, एक चीज़ चेंज, यानी कि पर यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू सेम आ गया, यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स ले लेंगे, 325 माइनस 25, 3 लाख आ गया, 1,50,000 से डिवाइड किया यूनिट से, तो ₹2 पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गया, यानी कि एक यूनिट बनाएगी ये मशीन, 2 रुपये से ये डेप्रिशिएट हो जाएगी। 2019 का डेप्रिसिएशन निकालें तो 2019 में 12,000 इसने यूनिट बनाए, मल्टीप्लाई किया 2 से तो 24,000 रुपये का डेप्रिसिएशन।
और 2020 के अंदर 16,000 यूनिट्स बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। सेकेंड रिक्वायर्ड में एंट्री मांगी थी एडजस्टिंग, किससे मांगी थी? आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड से 2019 की, 2019 का डेप्रिसिएशन 20,000 था, एडजस्टिंग एमटी फिक्स होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और उसके बाद क्लोजिंग एंट्री मांगी थी 2020 की वर्किंग हार मेथड से। वर्किंग हार मेथड से जो 2020 का ये जो डेप्रिसिएशन आया था वो 36,000 था। क्लोजिंग एंट्री आप कैसे बनाते हो? एडजस्टिंग जो होती है ये होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जब आप क्लोज करते हो तो क्लोज सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम्स को करते हो, तो एक्सपेंस जब क्लोज होगा उसकी नेचर डेबिट होती है, क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगा। क्लोज किस में होता है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में, जिसको दूसरे अल्फाज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री क्लोजिंग भी बन जाएगी और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पार्ट बी के अंदर इन्होंने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मिस्टर आसिम स्टार्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 1 2020 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000, यानी कि कैपिटल एट स्टार्ट आपको दिया हुआ है और जो वो मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड वो सिंगल एंट्री बेसिस पर कर रहे हैं। ऑन दिसंबर 31 2020, यानी कि साल के आखिर में जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो ये रही कि उनके पास कैश है 85,000 का, अकाउंट रिसीवेबल है 90,000 का, इन्वेंट्री है 1,20,000 की, इक्विपमेंट है 180 का और अकाउंट्स पेबल है 35,000 का। उसी के साथ वो एडिशनल डेटा कुछ दे रहे हैं कि पर मंथ जो है वो ऑनर 5,000 विड्रॉ भी कर रहे हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की है 50,000 रुपये की बिजनेस के अंदर, ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 10% से डिप्रिशिएट भी हो रहा है हर साल, और अलाउंस फॉर बेड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि आपको जितनी कलेक्शन करनी है उसका 5% बेड डेट से, यानी कि आपको मिलने वाला नहीं है। 5% आपके कस्टमर जो हैं वो लॉयल नहीं है जिसकी तरफ से आपके अकाउंट्स अनकलेक्टेबल हैं। उसके अलावा आपको कह रहे हैं कि आपकी सैलरीज अक्रूड हैं 6,000, यानी कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, पे नहीं किया, और 3,500 रुपये से इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, बच गई है, यानी कि आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कैपिटल एट एंड निकालो, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और पार्ट बी में प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाकर दिखाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैपिटल एट एंड कंप्यूट कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कैपिटल एट स्टार्ट में भी ऐसे डेटा हो तो पहले कैपिटल एट स्टार्ट निकालेंगे। कैपिटल निकालने के लिए आप एसेट में से माइनस करवाते हैं लाइबिलिटीज़ को। तो ये एसेट जितने भी थे आपने टोटल किए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट, टोटल किया था 375, और अकाउंट्स पेबल आपने लेस करवाया 35,000, तो आपके पास 340 कैपिटल एट एंड आ गया, यानी कि साल के आखिर में जो आपके पास कैपिटल आया है ऑनर का वो 340 है। अगर आखिर में कैपिटल ज़्यादा हुआ, शुरू में कम हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर शुरू में ज़्यादा हुआ आखिर में कम हुआ तो आपको लॉस होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो मिस्टर आसिम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि एक एडजस्टमेंट करते हैं रिवर्स वर्किंग की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, तो आप रिवर्स वर्किंग में क्या करते हैं, कैपिटल एट एंड लिखा, 340 जो अभी कंप्यूट किया, 60,000 की ड्राइंग, क्योंकि पर मंथ 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60,000, और उसमें से जो शुरू का कैपिटल है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उन दोनों को आपने करवा देना माइनस। तो 340 प्लस 60 इज इक्वल टू 4 लाख, और उसमें से आपने 3 लाख माइनस करवाया तो आपके पास एक अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। उसके बाद आपके पास डिप्रिसिएशन था 80,000 के इक्विपमेंट पे 10%, तो आपके पास कितना आ गया 8,000, और 90,000 का जो बेड डेट्स है वो 5% है, यानी कि 4,500 आपको कलेक्ट होने वाला नहीं है, आपको खदशा है, हो भी सकता है कि कलेक्ट हो जाए। सैलरीज अक्रूड थी 6,000 रुपये थे, यानी कि एक्सपेंस था इस साल का, पे बाद में किया जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, यानी कि आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। प्रीपेड की ट्रीटमेंट दो तरीके से होती है, कुछ टीचर्स ये करवाते हैं कि इन टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस करवा कर जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करवा देते हैं, या फिर दूसरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हैं यानी कि यहाँ तक के उनको टोटल करके माइनस करवा देते हैं और फिर इस प्रीपेड को ऐड करवा देते हैं। आंसर आपके पास बिल्कुल सेम वही आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पहले इनको तमाम एक्सपेंसेस में से लेस करवा दिया है। आपका जो
नेट बैलेंस आया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 15,000, 1 लाख में से 15,000 माइनस किया तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आ गया, जो कि एडजस्टेड है 85,000 रुपीज़ का। उसके बाद आपके पास लास्ट चीज़ बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। मिस्टर आसिम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। एसेट एंड इक्विटीज़, करंट एसेट, कैश आपके पास है। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 90,000 था, बेड डेट 4,500 माइनस किया तो 85,500 का बैलेंस आ गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि एसेट है बच गया था वो आ गया, तो टोटल करंट एसेट 294। फिक्स एसेट आपके पास 80,000 था और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने 8,000 माइनस किया जो कि 10% लगाया था, तो आपके बुक वैल्यू जो आ गई ऑफिस इक्विपमेंट की वो 72,000 आ गई। तो करंट में फिक्स आपने ऐड करवाया तो 3,66,000 के आपके टोटल एसेट आ गए। लाइबिलिटी साइड चलें तो आपके पास अकाउंट्स पेबल पहले से था, अक्रूड सैलरीज आपके पास आ गई, यानी कि सैलरीज पेबल, तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज 41,000 हो गई। ऑनर्स इक्विटी निकालेंगे तो कैपिटल एड स्टार्ट इसमें लेते हैं क्योंकि एंड निकालना है। प्रॉफिट को ऐड करवा देंगे, ड्राइंग पर्सनल यूज लेस करवा देंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगी, तो आपके पास टोटल एंडिंग कैपिटल जो ऑनर्स इक्विटी आ गई वो 325 आ गई। इसमें प्लस किए लाइबिलिटीज़ को, आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ भी कितनी आ गई, 3,66,000 रुपीज़ की आ गई। तो आई होप कि ये पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले मॉडल पेपर को खुद सॉल्व करें और उसके बाद आंसर को यहाँ पर चेक करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।